पिछले कुछ लेक्चर से हम देख रहे थे कि सिस्टम लेवल पर किस किस तरह की टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है, उनकी डिफरेंट कैटेगरीज हमने देखी. वंस एन एप्लीकेशन हैज़ बीन टेस्टेड एट सिस्टम लेवल, इट इज़ नाउ इन द फॉर्म और इन द स्टेट दैट इट कैन बी हैंडेड ओवर टू द कस्टमर. ये डिलीवर की जा सकती है, कस्टमर को शिप किया जा सकता है ये सिस्टम. इस पॉइंट पर आकर एक्सेप्टेंस लेवल टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है. आज हम उसके बारे में देखेंगे. बिफोर मूविंग फॉरवर्ड हल्का सा रिकैप कर लेते हैं कि सिस्टम टेस्टिंग में हम क्या कर रहे थे. सबसे पहले तो हमारे पास एक बड़ा अच्छा प्लान होना चाहिए सिस्टम टेस्ट का, और उसमें हम क्या कर रहे होते हैं. प्लान के अंदर हम देख रहे होते हैं कि कौन कौन से टेस्ट केसेस कब कब एग्जीक्यूट करेंगे, कौन कौन एग्जीक्यूट करेंगे. अब टेस्ट केसेस बने हुए होने चाहिए और उन टेस्ट केसेस के लिए इनपुट डेटा बड़ा केयरफुली सिलेक्ट किया गया हो. हमने ये भी देखा था कि हमारे पास एक इन्वायरमेंट होनी चाहिए, बिल्ट इन्वायरमेंट, टेस्ट इन्वायरमेंट, ये तमाम इन्वायरमेंट्स होने चाहिए. और एग्जीक्यूशन को अगर हम ऑटोमेट कर लें तो ये ज़्यादा यूज़फुल है एज़ कम्पेयर टू मैनुअल टेस्टिंग एट सिस्टम लेवल. द टेस्ट केसेस शुड बी एग्जीक्यूटेड, और अगर फॉल्ट्स आ रहे हैं तो उनको ठीक कर दिया जाए और फिर रीटेस्ट किया जाए. दिस वंस अगेन टेल्स अस कि ऑटोमेशन की कितनी ज़रूरत है, क्योंकि हमें रिग्रेशन का प्रिंसिपल भी साथ साथ मेंटेन करके रखना है. उसके बाद हमने ये भी बात की है कि रिपोर्टिंग और वर्किंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो साथ साथ बनते रहने चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, ताकि हमारे पास रिकॉर्ड हो हमने किस किस तरह की टेस्टिंग परफॉर्म की है और किन किन मॉड्यूल्स पर की है, किन किन टेस्ट केसेस का क्या रिजल्ट आया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो जो प्रिंसिपल्स हमने थ्रू आउट इस टेस्ट साइकिल के अंदर जितने भी टेस्ट साइकिल्स हमने रखे हुए हैं उनमें जो प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं उनमें एक तो हमने देखा कि रिग्रेशन जो है वो ज़रूर करनी पड़ रही होती है. उसके प्रिंसिपल के तहत हम चल रहे होते हैं. ऐसा नहीं है कि हमने फॉल्ट एक दफ़ा करेक्ट किया तो दोबारा हम टेस्ट नहीं करेंगे, वी हैव टू रीटेस्ट. दूसरा हमारा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का प्रिंसिपल चलता रहेगा कि हमें अपने बिल्ड वर्जन्स ज़रूर मेंटेन करके रखने हैं कि कौन सा टेस्ट केस किस वर्जन पर सही नहीं चला था, और उसके बाद हमने जब मॉडिफिकेशन की तो उसके बाद करेक्शन हो गई. अब वो करेक्शन किस वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर में मिलेगी और किस में नहीं मिलेगी, ये हमारे किस काम आएगी चीज़. तक जब हम बिल्ड्स बना के चीज़ रिलीज़ कर रहे होंगे, सॉफ्टवेयर रिलीज़ कर रहे होंगे, तो हमें पता होगा कि अच्छा ये टेस्ट केस फलां वर्जन पर चला था तो इसमें फलां वर्जन वाला कोड ही बिल्ड में जाना चाहिए. तो ये रिपोर्टिंग की जब मैंने बात की, काफ़ी सारी रिपोर्टिंग्स चलती हैं. उसमें एक जो है हमारी सिस्टम टेस्ट रिपोर्ट होती है. सिस्टम टेस्ट रिपोर्ट सबसे आखिर में बन रही होती है. सिस्टम टेस्टिंग के तमाम हमने जो साइकिल्स की रिपोर्ट्स बनाई हुई हैं इन एडिशन टू दैट बन रही होती है. तो एक तरह से ओवरऑल समरी देती है कि हमारे सिस्टम टेस्टिंग में हुआ क्या है. सबसे पहली चीज़ जो इसका सेक्शन है वो इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन है. इस सेक्शन में तो हम मुख्तलिफ चीज़ें जो बड़ी सादा सी लिखते हैं कि कौन लोग इन्वॉल्व थे इस टेस्टिंग प्रोसेस के अंदर, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ये कौन सा वर्जन है, और इस पर्टिकुलर सिस्टम टेस्ट रिपोर्ट की का कौन सा वर्जन है, उसकी रिवीजन हिस्ट्री वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं. फिर जो समरी ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स है, इसमें क्या होता है इसमें हमने जितनी भी कैटेगरीज अपनी डिसाइड की हुई थी, प्लान की हुई थी, जैसे हमने कैटेगरी प्लान की हुई है फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस से रिलेटेड, स्ट्रेस, लोड, फंक्शनैलिटी, इस तरह की कैटेगरीज जो होती हैं, फॉर ईच कैटेगरी हमने कुछ टेस्ट साइकिल्स रन किए हुए होंगे. जैसे कहना चाहिए हर टेस्ट साइकिल में हमने कुछ अपनी कैटेगरीज टेस्ट की होंगी. तो उन तमाम के रिजल्ट्स जो हैं वो समराइज़ किए जाते हैं इस पॉइंट पर आकर. हमने ज़ाहिर बात है ये देखा था पिछली मरतबा कि हमने फॉर ईच टेस्ट साइकिल ये नोट किया हुआ होता है कितने टेस्ट केस पास हुए, कितने फेल हुए, कितने रह गए टेस्ट होने से वगैरह वगैरह, ये एग्जीक्यूट होने से कितने ब्लॉक हो गए. तो साथ उनकी रीजंस भी लिखी होती हैं हमने. तो यहाँ पर हम असल में ओवरऑल एक समरी दे रहे होते हैं कि हमारी पूरी टेस्टिंग की पहले साइकिल से लेकर आखिरी साइकिल तक कितना टाइम लगा है, क्या स्टार्ट डेट थी हमारी, क्या एंड डेट थी, और दोनों तरह से लिख सकते हैं हम फॉर ईच टेस्ट साइकिल भी और कम्प्लीटली भी कि हमारे कितने नंबर ऑफ़ डिफेक्ट्स फाइल हुए और उनमें कितने डिफेक्ट्स ऐसे हैं जो क्लोज्ड फॉर्म में चले गए हैं, कितने डिफेक्ट हैं जो अभी ऐसी स्टेट में है कि उनके ऊपर मज़ीद काम नहीं किया जा सकता, शायद अगली किसी रिलीज़ में होगा, यानी पोस्टपोन स्टेट आ गई जिसको हम कहते थे.
कितने डिफेक्ट्स हैं जिन पे अभी हमने काम शुरू ही नहीं किया, वो ओपन स्टेट में है लेकिन अभी असाइन नहीं हुए किसी को, कितने ऐसे हैं जो असाइन किए जा चुके हैं, कितने ऐसे हैं जो इरिप्रोड्यूसिबल हैं, कितने ऐसे हैं जो FAD की कैटेगरी में आ रहे हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो हम थ्रू आउट तमाम की तमाम चीज़ें अपने इस सेक्शन में डाल देते हैं ताकि एक समरी आ जाए टेस्ट रिजल्ट की, हमने कौन कौन से टेस्ट कंडक्ट किए और उसके बाद हमारे इन टेस्ट का रिज़ल्ट क्या आ रहा है, समरी मिल जाए उसकी। और फिर कुछ ऐसी चीज़ें कि हमारी एप्लीकेशन की कुछ लिमिटेशंस हैं या कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि अभी शायद या शॉर्टकमिंग्स कहना चाहिए, जो अभी शायद ठीक नहीं हो सकती, अभी हमें पता नहीं है वो ठीक होंगी भी कि नहीं नेक्स्ट रिलीज़ में, मे बी किसी और टाइम पे ठीक हो जाए, लेकिन इस सारी चीज़ें भी लिख दी जाती हैं इसी समरी में। मिसाल के तौर पे मैं कोई ब्राउज़र बना रहा हूँ, ब्राउज़र इज एप्लीकेशन जो कि अंडर टेस्ट है, तो मैं अब कहता हूँ कि अभी हमारा ब्राउज़र जो है वो 25 से ऊपर टैब जब जाती हैं तो सही बिहेव नहीं करता, क्रैश कर जाता है मे बी, या मेमोरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू कर देता है, या शायद उसमें से कुछ टैब्स जो हैं वो आपको बंद करनी पड़े, या रिस्पॉन्ड करना बंद कर जाए, मतलब इस तरह से कुछ भी हम जो भी हमारा ब्राउज़र प्रॉब्लम दे रहा है वो हमें यहाँ पे रिपोर्ट करनी होती है समरी वाले सेक्शन के अंदर। जो परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक का सेक्शन है, इसके अंदर हम आमतौर पे लिखते हैं कि हमारी एप्लीकेशन का नॉर्मल रिस्पांस टाइम क्या ऑब्ज़र्व किया गया, थ्रूपुट वगैरह, रिसोर्स यूटिलाइजेशन वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो हमने मेजर की हैं वो लिख रहे होते हैं हम। बाकी स्केलिंग लिमिटेशन वगैरह में भी अगर कोई हमारा सिस्टम जो है वो रिसोर्स लेते हुए या रिलीज़ करते हुए मसले आते हैं वो चीज़ें लिख देता है। स्टेबिलिटी ऑब्जर्वेशन के अंदर हम लिख देते हैं कि जी कि हमने जब स्टेबिलिटी टेस्ट करते हैं हम क्या कर रहे थे, यू रिकॉल हम लोग रिलायबिलिटी की चीज़ें चेक कर रहे थे, इसमें मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स, मीन टाइम टू फेलियर वगैरह हम देख रहे थे। तो अब हम उसकी बेस पर यहाँ पर क्या रिपोर्ट करेंगे कि हमारा टोटल कितने घंटे एप्लीकेशन जो थी वो रनिंग स्टेट में रही, अप टाइम क्या था उसका, और कितनी मरतबा हमने फेलियर ऑब्ज़र्व किया या क्रैश वाली सिचुएशन ऑब्ज़र्व की है। ये ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग दिस टेस्टिंग पीरियड जिसमें हम इसकी स्टेबिलिटी चेक कर रहे थे, उस दौरान हो सकता है ये डेवलपर्स ने कोई चीज़ की, कोई एक्टिविटी की, कोई चीज़ चेंज की, उसकी बेस पे क्रैश हो गया हो, या सिर्फ टेस्टिंग के दौरान पता चला कि अच्छा किसी टेस्ट के एग्जीक्यूट करने पे क्रैश हो गया है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये तमाम चीज़ें हमारी रिपोर्ट हो रही होंगी। उसके अलावा हम कुछ सिम्टम्स भी बता सकते हैं कि किन किन वजूहात की बिना पर हमारा सिस्टम क्रैश कर सकता है, या ऐसा क्रैश जो शायद कभी आता है कभी नहीं आता, इस तरह की चीज़ें। यानी हम कैन नॉट रिप्रोड्यूस दिस क्रैश एवरी टाइम, हमें पता नहीं चलता एग्जैक्टली किन किन चीज़ों की बिना पर आता है, लेकिन कुछ सिम्टम्स हैं कि कुछ काम हम करेंगे तो चांस है कि शायद क्रैश करे या ऐसी स्टेट में चला जाए कि वहाँ से वो रीस्टार्ट ही करना पड़ता है और कुछ नहीं कर सकते। सिमिलरली हम इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो बाकी चीज़ें लिखते हैं उसमें इंटरऑपरेबिलिटी टाइप की चीज़ें लिख देते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर कौन कौन से थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के साथ या हार्डवेयर सिस्टम्स के साथ सही तरह से कंपैटिबल नहीं है या काम नहीं करता या कभी मिसबिहेव करता है। मसलन मैं कह सकता हूँ कि अगर हम कहीं अपने वर्ड प्रोसेसर के अंदर हम जो एप्लीकेशन बना रहे हैं, मिसाल के तौर पे वर्ड प्रोसेसर है, उसमें कोई इक्वेशन जब टाइप कर रहे होते हैं तो इक्वेशन टाइप करने के लिए हमें कोई थर्ड पार्टी चीज़ इंटीग्रेट करनी पड़ती है। उसको इंटीग्रेट करने के बाद अभी इक्वेशन टाइप करने के दौरान हम कोई सिंबल इंसर्ट करें या कोई ऑपरेटर इंसर्ट करें जो कि उस थर्ड पार्टी टूल में पहले से मौजूद नहीं है, तो अब उसके बाद वो थर्ड पार्टी टूल के साथ हमारी एप्लीकेशन कंपैटिबिलिटी में मसला आ जाता है, इंटरऑपरेबिलिटी में मसला आ जाता है, और वो उसका जो सिंबल इंसर्ट करने का तरीका है वो हमारे वाले वर्ड प्रोसेसर को जो है इवेंचुअली ऐसी स्टेट में ले जाता है कि वो चल नहीं पा रहा होता। और इस तरह की चीज़ें हम लिख देते हैं कि हम किस किस जगह पर हमारी लिमिटेशंस हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी या हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जो आखिरी सेक्शन है कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स वाला, इसमें भी हम एक समरी देते हैं। इसमें हम समरी देते हैं ताकि पता चल जाए कि कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमने किसी अच्छी हद तक मुकम्मल करनी है, जो कि फुल इन कंप्लायंस हैं, पार्शियल इन कंप्लायंस हैं, या ऐसी रिक्वायरमेंट्स जो कि बिल्कुल नॉन कंप्लायंस में चल रही हैं इस पर्टिकुलर बिल्ड वर्जन के अंदर या इस पर्टिकुलर सिस्टम वर्जन के अंदर। या साथ हम ये भी बता देते हैं कि हमने कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स टेस्टिंग के ज़रिए चेक भी करनी है या इंस्पेक्शन के ज़रिए चेक करनी है,
वेरीफाई कर लिए हैं, इसका मतलब है। और उसके अलावा हम एक, जैसे हमने आपको याद होगा एक मैट्रिक्स सीखा था कि कौन सी रिक्वायरमेंट को कौन सा टेस्ट केस कवर करता है, वो भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ऐसी रिक्वायरमेंट जो हर टेस्ट केस ने कवर की हैं, और फिर हम टेस्ट केस का स्टेटस भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि हम पहले बता सकते हैं एक मैट्रिक्स के अंदर कि कौन सा टेस्ट केस किस रिक्वायरमेंट के लिए था, और फिर अगले मैट्रिक्स में बता सकते हैं इसमें से कौन कौन सा टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो चुका है, इस दूसरे मैट्रिक्स में सिर्फ वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट स्टेटस के अंदर हम इस तरह की चीज़ें लिख सकते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर ज़रूरी नहीं कि हमें टेक्स्ट लिखा हुआ हो, जैसे मिसाल के तौर पे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स जो है ये इट कुड बी अ टेबल। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स में भी हम कुछ टेबल्स ऐड कर सकते हैं, बाकी जगह पे हम टेबल्स ऐड करके बता सकते हैं चीज़ें, ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा टेक्स्ट इंक्लूड हो इस डॉक्यूमेंट के अंदर। तो अब हमने देखा ये कि हम इतने सारे टेस्टिंग साइकिल्स चला रहे हैं और तमाम टेस्टिंग साइकिल्स में बहुत सी चीज़ें रिपोर्ट कर रहे हैं, और आखिर में हमने एक सिस्टम टेस्ट रिपोर्ट भी बड़ी अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव सी बना ली। अब हम करने जा रहे हैं टेस्ट एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो अब क्या एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की ज़रूरत है भी, स्पेशली इन प्रेजेंस ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम लेवल टेस्टिंग। इसके बाद हमें एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की ज़रूरत क्या होगी, इसके ऊपर काफ़ी सारी डिबेट भी है हमारे इस क्या कहना चाहिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डोमेन में, कि जब आपने इतनी कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम लेवल टेस्टिंग की है तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग पे सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, जैसे पिछली रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि हमने कितने टेस्ट केसेस चलाए, उसमें से कितने सक्सेसफुली चले, कितनों ने एरर डिस्कवर किए, कितने उसमें से जो एरर्स हैं वो इररिप्रोड्यूसिबल स्टेट में हैं, कितने ओपन स्टेट में हैं, कितने क्लोज स्टेट में हैं, वगैरह वगैरह, और फिर कितनी रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई की जा चुकी हैं इन कंप्लायंस विद सॉफ्टवेयर, कितनी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो मुकम्मल की हैं, एंड द सॉफ्टवेयर इज इन कंप्लायंस विद द सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स। तो इस तरह से अगर लिखा हुआ हो तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में सिर्फ और सिर्फ फिर ये होना चाहिए कि वो रिजल्ट्स देख के अंदाज़ा लगा लें कि ऑल राइट दिस सॉफ्टवेयर इज़ एक्सेप्टेड और इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड। लेकिन फिर ये भी कहा जाता है कि जो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है वो अनलाइक सिस्टम लेवल टेस्टिंग इट एड्रेसेस यूजर्स कंसर्न्स। तो यूज़र कहता है कि अच्छा मेरे एंड पे आके सिस्टम में कैसे बिहेव करना है ये तो टेस्ट नहीं हुआ ना, और मुझे अपने इन्वायरमेंट में इस्तेमाल करने की सहूलत अभी तक नहीं मिली, अपने इन्वायरमेंट में इस्तेमाल करके टेस्ट करने की सहूलत अभी तक नहीं मिली, तो इसलिए जो मेरे कंसर्न्स हैं वो तो एक्सेप्टेंस लेवल पर ही एड्रेस हो गए। तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के बारे में फिर कहा जाता है कि इट एड्रेसेस यूजर्स कंसर्न्स एंड एनेबल्स द यूजर्स एंड कस्टमर्स टू डिटरमिन कि ये जो बिल्ड सिस्टम है जो अभी बना है इट मीट्स देयर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस, और ये स्पेशली वो फिर अपनी इन्वायरमेंट में चेक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक्सेप्टेंस टेस्ट इसलिए आमतौर पे दे आर रिटन कंडक्टेड एंड इवेल्युएटेड बाय कस्टमर्स। अगर कस्टमर्स हमारे पास हों उस वक्त तो, या कस्टमर्स इस स्टेट में हों कि वो हमारे लिए ये चीज़ें कर सकें, फिर तो ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं कोई, जैसे मैं कह रहा हूँ मैं ब्राउज़र बना रहा हूँ, तो अब अगर मैं ब्राउज़र बना रहा हूँ तो मुझे नहीं पता कि इसका इमीडिएट कस्टमर मुझे कब मिलेगा, वो एक प्रोडक्ट है ना, तो मैं अब क्या करूँगा, मैं उसके लिए यूज़र्स भी नहीं पता मुझे कि कौन से होंगे अभी। तो मैं, इसका मतलब है कि अपने एंड पर कुछ यूज़र्स नॉमिनेट करूँगा और उन यूज़र्स से कहूँगा कि आप इसको इस्तेमाल करें एज इफ़ यू आर द एक्चुअल यूज़र्स, जो कि ख़रीदने के बाद इस्तेमाल करेंगे। तो अब इस पॉइंट पर जो इस तरह का एक्सेप्टेंस टेस्ट होगा वहाँ पर तो यकीनन शायद कस्टमर हमें उस वक्त अवेलेबल नहीं है, बट और कस्टमर की तरफ से बताए गए यूज़र्स भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन यूजुअली अगर ऐसी सिचुएशन ना हो, प्रोडक्ट वाली सिचुएशन ना हो, तो फिर एक्सेप्टेंस टेस्ट होंगे, दे विल बी रिटन कंडक्टेड एंड इवेल्युएटेड बाय कस्टमर्स।